Hello everyone, welcome to my channel. Today's topic of my video is The Last Lesson, written by Alphonse Daudet from the book Flamingo of class 12th. Alphonse Daudet. He was born in 13th May 1840 and died in December 16, 1897. Alphonse Daudet was a French novelist, dramatist and short story writer. अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांसीसी नोवेलिस्ट, उपन्यासकार, ड्रामेटिस्ट, नाटककार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. ही इज़ रिमेंबर्ड चीफली फॉर द इवोल्यूशन ऑफ 19th सेंचुरी थिएटर. उनको चीफली मेनली 19th सेंचुरी के थिएटर यानी रंगमंच के विकास के लिए याद किया जाता है. ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक नेम्स ऑफ फ्रेंच लिटरेचर. उन्हें फ्रांसीसी साहित्य के सबसे आइकॉनिक मीन्स प्रतिष्ठित नामों में से एक माना जाता है. अनलाइक मैनी फेमस राइटर्स इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, अल्फोंस वॉजंट वेरी वेल एजुकेटेड. वर्ल्ड हिस्ट्री के कई फेमस राइटर्स के उलट या विपरीत अल्फोंस अच्छी तरह से शिक्षित नहीं थे या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे. मैनी ऑफ अल्फोंस वर्क्स ड्रू इंस्पिरेशन फ्रॉम इंस्टेंसेज ऑफ हिज लाइफ. अल्फोंस के ज़्यादातर वर्क्स मीन्स नॉवल, ड्रामा, स्टोरीज जो उन्होंने लिखे वो उनकी जीवन के एग्जाम्पल से प्रेरणा लेकर लिखते थे. ही रोट हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 14. उन्होंने अपना पहला नॉवल 14 की एज में लिखा. अब बात करते हैं बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन. द स्टोरी द लास्ट लेसन हैज़ बीन सेट इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको-प्रशियन वॉर that was fought in 1870-71 between Prussia and France. The Last Lesson स्टोरी 1870-71 में प्रशिया और फ्रांस के बीच लड़े गए फ्रैंको प्रशिया युद्ध की बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि में सेट की गई है. प्रशिया को आज के टाइम में हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, यानी जर्मनी का पुराना नाम क्या था? प्रशिया. अब बात आती है व्हाट इज फ्रैंको प्रशियन वॉर. तो फ्रैंको प्रशियन वॉर क्या था? फ्रांस और जर्मनी के बीच लगभग 13 महीनों तक चलने वाली लड़ाई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ? फ्रांस की हार हुई और जर्मनी का उदय हुआ. द प्रशियन कैप्चर्ड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्साज एंड लरेन. प्रशिया ने अल्साज और लरेन के जिलों पर कब्जा कर लिया. न्यू ऑर्डर्स वर इश्यूड अकॉर्डिंग टू विच जर्मन लैंग्वेज वॉज टू बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रांस इन द 2 डिस्ट्रिक्ट्स. न्यू ऑर्डर्स जारी किए गए जिसके अनुसार 2 जिलों में, कौन कौन से 2 जिलों में? अल्साज और लरेन में फ्रांस की जगह जर्मन लैंग्वेज सिखाई जानी थी. नाउ कम्स टू आवर चैप्टर द लास्ट लेसन. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्पेशली बिकॉज M. Hamel had said that he would question us on participles and I did not know the first word about them. मैं यानी फ्रेंच, मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और एक डांट से बहुत डर गया था, खासकर क्योंकि M. Hamel ने कहा था कि वह हमसे पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चंस पूछेंगे और मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. एक पल के लिए मैंने सोचा कि भाग जाऊं और दरवाजे के बाहर यानी खुले में दिन बिताऊं. इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट. यह बहुत ही गर्म और चमकीला दिन था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. पक्षी जंगल के किनारे पर चहक रहे थे और सॉ मिल यानी आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रशिया के सैनिक ड्रिलिंग कर रहे थे यानी प्रैक्टिस कर रहे थे. It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school. यह सब पार्टिसिपल रूल्स से कहीं अधिक आकर्षक था, लेकिन मुझ में प्रतिरोध या विरोध करने की ताकत थी. मीन्स उसने अपने आकर्षण को दबाया और मैं जल्दी से स्कूल चला गया. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी. टाउन हॉल क्या होता है? सिटी के बीचों बीच का वह हॉल जहाँ सोशल मीटिंग्स या गैदरिंग्स होती हैं, और बुलेटिन बोर्ड इंफॉर्मेशन बोर्ड. For the last 2 years, all our bad news had come from there. The lost battles, the draft,
the orders of the commanding officer, and I thought to myself, without stopping, what can be the matter now? पिछले 2 सालों से कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स के ड्राफ्ट, हारे हुए युद्ध, ये सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी, यानी बुलेटिन बोर्ड से। और मैंने मतलब फ्रेंड्स ने खुद को बिना रुके सोचा कि अब क्या हो सकता है, यानी अब क्या बुरी खबर हो सकती है। Then, as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, bub. You will get to your school in plenty of time." फिर जितनी तेज़ी से मैं बढ़ सकता था आगे बढ़ा। फिर लोहार पहरेदार, ब्लैक स्मिथ वॉचर यानी लोहार पहरेदार जो वहाँ खड़ा बुलेटिन बोर्ड को पढ़ रहा था, उसने मुझसे कहा, इतनी तेज़ी से मत जाओ बॉब, तुम्हारे पास समय है कि तुम टाइम से स्कूल पहुँच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड मिस्टर हैमिल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। मैंने सोचा वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, और मैं दम तोड़ते हुए, सांस रुकते हुए, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब हाँफते हुए, एम हैमिल्स के छोटे से गार्डन में पहुंचा। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी जिसे गली में सुना जा सकता था। यूनिसन यानी सामंजस्य या एक साथ डेस्क खुलना बंद करना, पाठ को पढ़ाना, उसको दोहराना ज़ोर ज़ोर से ताकि हमारे कानों को सुनाई दे सके, और टीचर का रूलर यानी छड़ी का मेज पर मारना। आमतौर पर ये सारी चीज़ें होती थी जब स्कूल शुरू होता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. But अब सब कुछ बहुत शांत था कि मैं बिना किसी हंगामे के ही चुपचाप अपनी टेबल पर, डेस्क पर जाकर बैठ गया। मतलब टीचर ने उससे कुछ भी नहीं कहा। निश्चित रूप से उस दिन सब कुछ संडे मॉर्निंग की तरह शांत दिख रहा था। Through the window, I saw my classmates already in their places and M. Hamill walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. विंडो के माध्यम से उसने देखा, फ्रेंड्स ने, कि उसके सभी साथी पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हैं और एम हैमिल अपनी छड़ी के साथ ऊपर नीचे चल रहे हैं या इधर उधर घूम रहे हैं। I had to open the door and go in before everybody. मुझे दरवाज़ा खोलना है और सबके सामने अंदर जाना है। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वॉज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना शर्माया हुआ और डरा हुआ था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमिल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। एम हैमिल ने मुझे देखा और कहा कि कृपया अपनी जगह पर जल्दी जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं कूदकर अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर ऑफ माई फ्राइट, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड shirt and the little black silk cap all embroidered that he never wore except on inspection and prize days. जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पा लिया तब मैंने क्या देखा कि हमारे टीचर सुंदर हरे कोट पर झालरदार शर्ट और छोटी काली रेशम की टोपी पहनी हुई थी, जिसे उन्होंने इंस्पेक्शन और प्राइज डेज के अलावा कभी नहीं पहना था। Besides, the whole school seemed so strange and solemn. इसके अलावा पूरा स्कूल इतना अजीब और सोलेमन यानी गंभीर लग रहा था। But the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several
others besides. लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया वह यह कि पीछे की बेंचों पर जो हमेशा खाली रहा करती थी वहाँ गांव के लोग अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ बूढ़ा होसर, पूर्व पोस्टमास्टर, पूर्व महापौर और कई और लोग चुपचाप बैठे थे. Everybody looked sad and Hauser had brought an old primer thumbed at the edges and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. हर कोई उदास लग रहा था और बूढ़ा हॉजर एक पुरानी वर्णमाला लेकर आया था जो कि किनारों से मुड़ी हुई थी. उसने अपने नीज पर उसको रख के चश्मे की मदद से खुला रखा हुआ था. While I was wondering about it all, M. Hamill mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you." जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था तब एम हैमिल ने चेयर उसकी तरफ की और उसी गंभीर और सौम्य स्वर में जो उसने पहले यूज किया था जब उसने एंट्री ली थी कहा कि मेरे बच्चे, यह मेरा आखिरी लेसन है जो मैं तुम्हें दूंगा. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. अल्साज और लरेन में केवल जर्मन पढ़ाने का ऑर्डर आया है बर्लिन से. The new master comes tomorrow. कल नए टीचर आएंगे. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. यह तुम्हारा आखिरी फ्रेंच लेसन है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ध्यान दो और इसे ध्यान से पढ़ो. What a thunderclap these words were to me. वह शब्द मेरे लिए थंडरक्लैप वज्रपात होता है मीन्स प्रहार की तरह थे या शॉकिंग थे. ओह दी wretches, that was what they had put up at the town hall. ओह तो इसलिए टाउन हॉल में इतनी भीड़ लगी हुई थी मीन्स ये बात थी. My last French lesson? Why, I hardly knew how to write. I should never learn anymore. I must stop there then. Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking birds, eggs, or going sliding on the Saar. My books that had seemed such a nonsense a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I could not give up. मेरा आखिरी लेसन क्यों? मैं शायद ही लिखना जानता था कि मुझे और भी कभी नहीं सीखना चाहिए और मुझे वहीं रुकना चाहिए और मुझे पक्षियों के अंडे मांगने या सार पर फिसलने के लिए अपना लेसन ना सीखने के लिए बहुत सॉरी फील हो रहा था. हिस्ट्री ग्रामर की बुक जो उसे बहुत भारी लगा करती थी मीन्स अब उसे सॉरी फील हो रहा है कि आज मेरा लास्ट लेसन है और मैंने तो कुछ भी नहीं सीखा. एंड एम हैमिल टू द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और एम हैमिल के दूर जाने के विचार से और उन्हें अब मैं कभी दोबारा नहीं देख सकूंगा इस विचार से मैं उनकी रूलर यानी छड़ी और उनके क्रैंकी यानी क्रूअल व्यवहार से सबके बारे में भूल गया. Poor man, it was in honor of his last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. अब उसको समझ में आया कि क्यों टीचर ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं और क्यों बूढ़े आदमी पीछे क्लास में बैठे हुए हैं. It was because they were very sorry too that they had not gone to school more. ऐसा इसलिए था कि उन्हें इस बात का अफसोस था कि वे स्कूल नहीं गए थे. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. ये सब 39 साल से वफादार सेवा देने के लिए और देश के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए उनका किसानों का एक तरीका था मास्टर्स को दिखाने का जो अब उनका नहीं रहा. While I was thinking of all this, I heard my name called. जब मैं ये सब सोच रहा था तब मैंने अपना नाम सुना. It was my turn to recite. पढ़ने की मेरी बारी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake, but
I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. उन पार्टिसिपल रूल्स को बिना गलती के और तेज और साफ पढ़ने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मतलब वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया और अपनी मेज पर खड़ा हो गया और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और ऊपर देखने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। I heard M. Hamill say to me, I won't scold you little French, you must feel bad enough. मैंने सुना एम हेमिल मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा लिटिल फ्रेंच, तुम्हें खुद बुरा लगना चाहिए। See how it is every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time. देखो यह कैसा है कि हम हर दिन अपने आप से कहते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है। I will learn it tomorrow. मैं इसे कल सीखूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब तुम देखो कि हम कहाँ निकल आए। आह, दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद अल्साज, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। कि बड़ी मुसीबत की बात है कि अल्साज कल सीखने पर टाल देती है। नाउ दोज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज इट यू प्रिटेंड to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. अब वहाँ के लोगों को यानी जर्मनी के लोगों को आपसे कहने का अधिकार होगा, आपने फ्रांसीसी होने का नाटक कैसे किया और फिर भी आप अपनी भाषा ना तो बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, आप सबसे ख़राब नहीं हो लिटिल फ्रेंच। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्व्स विद, हमारे पास खुद को बेइज्जत करने के लिए बहुत कुछ है। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्शियस इनफ टू हैव यू लर्न, आपके पेरेंट्स आपको सिखाने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, उन्होंने आपको खेत में या मिलों में काम करने के लिए कहा ताकि थोड़ा और पैसा आ सके। एंड आई हैव sent you to water my flowers instead of learning your lessons, and when I wanted to go fishing did I not just give you a holiday? और मैंने अक्सर तुम्हें सबक सिखाने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा है, और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दी? मतलब अब वो पेरेंट्स को और खुद को भी दोषी ठहरा रहे हैं। Then from one thing to another, M. Hamill went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. फिर एक बात से दूसरी बात, एम हेमिल ने फ्रेंच लैंग्वेज की बात करते हुए कहा कि यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है, सबसे स्पष्ट और तार्किक है, और हमें इसे अपने बीच रखना चाहिए और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब लोग गुलाम होते हैं तब तक वह अपनी भाषा पर अड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास अपनी जेल की चाबी है। देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीड अस अवर लेसन, फिर उन्होंने ग्रामर ओपन की और हमें लेसन पढ़ाया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, मुझे आश्चर्य हुआ कि आज मैंने इसे कितनी अच्छी तरह समझा। ऑल आई सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस। उन्होंने जो कुछ कहा वह इतना आसान लग रहा था, बहुत आसान, मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और उन्होंने कभी भी इतने धैर्य के साथ नहीं समझाया था। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our head at one stroke. ऐसा लग रहा था कि यह पुअर मैन यानी बेचारे जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहते हैं जो भी वह जानते हैं, और एक ही झटके में यह सब हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। After the grammar we had a lesson in writing. ग्रामर के बाद हमारे पास लिखित में एक पाठ था। That day M. Hamill had new copies for us written in a beautiful round hand France, Alsace. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hang from the rod at the top of our desks. वह हमारे डेस्क के ऊपर रॉड से लटकाए गए स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते हुए छोटे छोटे झंडे की तरह लग रहे थे।
You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. आपने देखा होगा कि हर कोई कैसे अपने काम में लगा हुआ था और कितना शांत था, केवल पेन के कागज पर लिखने की आवाज़ थी. Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks as if that was French too. एक बार कुछ मक्खियाँ उड़ गए, लेकिन किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों ने भी नहीं, जिन्होंने अपने मछली के हुक का पता लगाने के लिए सही काम किया, जैसे कि वह भी फ्रेंच हैं. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर कबूतर गुटुरगू कर रहे थे और मैंने मन ही मन सोचा कि क्या वे कबूतरों को भी जर्मन में गवाएंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamill sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. जब भी मैंने राइटिंग करते टाइम ऊपर देखा तो मैंने देखा कि एम हेमिल अपनी कुर्सी पर गतिहीन बैठे हैं और पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, जैसे कि वह अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हैं कि उस छोटे से स्कूल रूम में सब कुछ कैसा है. Fancy, for 40 years he had been there in the same place with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. 40 साल से वह उसी जगह पर थे, खिड़की के बाहर उनका गार्डन और उसके सामने उनकी क्लास उसी तरह थी. Only the desks and benches had been worn smooth, the walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल मेज और बेंचों को चिकना किया गया था. बगीचे में अखरोट के पेड़ लंबे थे और आशा की बेल जो उन्होंने खुद को खिड़कियों के चारों ओर छत तक बांधने के लिए लगाई थी. How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. अपनी बहन की आवाज़ सुनकर जो ऊपर सामान लगा रही थी, ट्रंक लेकर इधर से उधर घूम रही थी, यह सब छोड़ने के लिए उसका दिल कैसे टूट गया होगा, क्योंकि उन्होंने अगले दिन देश छोड़कर जाना था. But he had the courage to hear every lesson to the very last. लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था. After the writing we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bee, bo, boo. लेखन के बाद हिस्ट्री का एक चैप्टर था और बच्चे उसे मंत्रों की तरह पढ़ रहे थे. बा, बे, बी, बो, बू. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. पीछे बूढ़ा होजर ने अपना चश्मा लगाया और अपने वर्णमाला को दोनों हाथों में पकड़कर पढ़ने लगा. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. आप देख सकते हैं कि वह भी रो रहा था. उसकी आवाज़ इमोशनल होने की वजह से ट्रेम्बल यानी काँप रही थी और उसे सुनकर इतना मज़ा आया और हम सब हंसना चाहते थे और रोना चाहते थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट, दैट लास्ट लेसन. मुझे यह लास्ट लेसन कितनी अच्छी तरह याद है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. अचानक चर्च की क्लॉक में 12 बज गए. Then the Angelus, at the same moment the trumpets of the Prussian returning from drill sounded under our windows. और अचानक उसी टाइम ड्रिल से लौट रहे प्रशिया के सैनिकों की आवाज़ आने लगी विंडो के नीचे से. M. Hamill stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. M. Hamill पीलापन लिए हुए अपनी चेयर पर खड़े हुए. मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा था. My friends said he, I, but something choked him. He could not go on. मेरे दोस्त, मैं, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोका और वो आगे नहीं बोल पाए. Then he turned to the blackboard.
took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़े और चौक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी ताकत के साथ जितना हो सके उतना बड़ा बड़ा लिखा, फ्रांस अमर रहे. Then he stopped and leaned his head against the wall and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर वह रुक गए और दीवार के विपरीत अपना सिर झुका लिया और बिना कुछ बोले हमें अपने हाथ के इशारे से कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड यानी खारिज, स्कूल डिसमिस कर दिया गया है, अब आप जा सकते हैं. Kindly share your views about the topic in the comment section and please like and share this video and subscribe to the channel for more such interesting topics.